हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं UPPCL TG2 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 में या इससे पहले जो भी पूछा हुआ है, तो उसका हम डिस्कशन करा रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से। तो यह लेक्चर कौन सा होगा? सेट नंबर लगभग 16 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 15 सेट अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा सभी। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं। और साथ ही साथ और एग्ज़ाम जो LP आपका टेक्नीशियन होता है, जिसमें CBT 2 में पूछता है टेक्निकल डिपार्ट से, तो 75 नंबर का होता है। तो उसमें भी बहुत ये हेल्पफुल होगा क्योंकि इसी में से पिछली बार जब 2019 में हुआ था तो 18 में UPPCL जो प्रीवियस ईयर था उसमें उठाकर डायरेक्ट पूछ दिया था। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला इसमें है, 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके समान होता है? ठीक है, जो 3 फेज प्रेरण मोटर इंडक्शन मोटर होता है किसके समान होता है? पहला दिया है DC मोटर, दूसरा DC जनरेटर, तीसरा 3 फेज अल्टरनेटर, चौथा 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 3 फेज अल्टरनेटर होता है उसके समान 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 फेज अल्टरनेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला हमारा IGBT स्टैंड फॉर, यानी IGBT का तात्पर्य क्या है? पहला इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, फुल फॉर्म पूछा है। दूसरा इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटरनल गैंग बाइपोलर ट्रांजिस्टर, या चौथा इंटरनल गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो IGBT होता है इसका फुल फॉर्म इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, पावर सेमीकंडक्टर होता है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है इसके रूप में IGBT का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल कौन कौन होते हैं? एमीटर होता है, ठीक है, गेट होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है ना। और कितना लेयर होती है बात करें तो 4 लेयर होती है। कितना लेयर? 4 लेयर होती है। ठीक है, PN इस तरह करके 4 लेयर होती है। ठीक है ना, तो इतना आप याद रखिएगा। और एक बात और, IGBT का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वह हाई होता है। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है या हाई होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। तो ये सब्जेक्ट IGBT से आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 3 फेज प्रणाली में बाइंडिंग कॉइल्स के बीच फेज अंतर कितना होता है? तो 3 फेज प्रणाली में, 3 फेज प्रणाली होती है तो एक दूसरे में कितना होती है? 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है ना। 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री होगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला 120 दिया है तो यही राइट हो जाएगा। वही पूछता 2 कॉइल्स के बीच में, 2 बाइंडिंग के बीच में, तो 2 बाइंडिंग जो होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे 3 फेज प्रणाली दिया है तो इसमें आपका 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक रूप से किस प्रकार की शक्ति संचरण प्रणाली ज़्यादातर स्थानों पर अपनाई जाती है? पहला 3 फेज 4 वायर, दूसरा 2 फेज 3 वायर, तीसरा 2 फेज 4 वायर, चौथा 3 फेज 3 वायर। तो दोस्तों 3 फेज 3 वायर जो ऑप्शन आपका डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 3 फेज 3 वायर होता है वह सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से ज़्यादातर स्थानों में अपनाई जाती है। कौन? 3 फेज 3 वायर। ठीक है ना। तो वैद्युत जो शक्ति होती है वितरण के लिए 3 फेज तार प्रणाली का धारा प्रयोग किया जाता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। जो हमारी ट्रांसमिशन में संचरण वोल्टेज, जो प्राइमरी वोल्टेज होती है कितना तक होती है?
400 केवी होती है, 220 केवी होती है, 66 केवी होती है और 132 केवी होती है ना। और सेकेंडरी संचरण वोल्टता बात करें तो 66 केवी और 33 केवी होती है। वही बात करें प्राइमरी वितरण वोल्टता की तो 11 केवी होती है, ठीक है। और द्वितीयक यानी सेकेंडरी वितरण वोल्टता डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज होती है वह 415 वोल्ट जो हमारे घर तक आती है 240 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है पावर जनरेशन जब होता है वहाँ से और हमारे घर तक के बीच की जो सप्लाई होती है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 फेज 3 वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस अर्धचालक क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। पहला पी प्रकार अर्धचालक, दूसरा उच्च विद्युत रोधी, तीसरा एन प्रकार अर्धचालक, चौथा पीएन जंक्शन। तो उस अर्धचालक क्षेत्र का क्या मतलब क्या कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाएगा, एन प्रकार अर्धचालक। जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है। बात करें जो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें होल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, ठीक। उसी प्रकार एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, होल्स की संख्या माइनॉरिटी रूप से कम होती है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। आइडियल ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर, दूसरा है करंट ट्रांसफार्मर, तीसरा आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, चौथा आपका है पावर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करता है उसको कहा जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट का मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का रोटर जब ... गति प्राप्त करता है तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग से विसंयोजित यानी अलग हो जाता है। कितना पहला निर्धारित गति का 70 से 80%, दूसरा निर्धारित गति का 80 से 90%, तीसरा निर्धारित गति का 60 से 70%, चौथा है निर्धारित गति का 50 से 76%। तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है स्विच होता है और निर्धारित गति का 70 से 80% जब गेन कर लेता है स्पीड तो यह अलग हो जाता है, ठीक है। यह अलग हो जाता है। अगर क्या होगा जब यह लगा ही रहेगा अलग नहीं होगा तो उसे दोस्तों लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो निर्धारित वोल्टेज का 70 से 80% गेन जब हो जाता है तो वह हट जाता है, विसंयोजित हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल कौन सा है, पहला लिथियम सेल, दूसरा सिल्वर ऑक्साइड सेल, तीसरा जिंक कार्बन सेल, चौथा जिंक क्लोराइड सेल। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक क्लोराइड सेल। आपका जिंक क्लोराइड सेल है, जो जिंक कार्बन सेल होता है वह शुष्क सेल होता है, ठीक है। बात करें जो सेल होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वह होता है जो एक बार यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं, दोबारा यूज नहीं करते हैं। लेकिन सेकेंडरी जो सेल होता है उसे एक बार हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, फिर दोबारा चार्ज करके फिर दोबारा यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका सेकेंडरी सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क सेल कौन होता है, जिंक कार्बन सेल होता है, ठीक है ना। और इसमें किसी प्रकार का घोल नहीं होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, एक बेलनाकार बर्तन होता है जो नेगेटिव सिरे का कार्य करता है। जो बेलनाकार बर्तन होता है ना वो नेगेटिव सिरे का कार्य करता है और एक कार्बन की छड़ ऊपर लगी होती है, ठीक है ना, कार्बन की छड़ लगी होती है जिसके ऊपर एक पीतल का टिप होता है, टिप लगा रहता है जो धनात्मक का कार्य करता है,
ठीक है। और यह सेल जो है एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसा कि हम बताए हैं, ये प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये हमारे घर जो पहले ट्रांजिस्टर वगैरह हुआ करता था उसमें ये सेल प्रयोग किया जाता है, नहीं तो घड़ी जो घड़ी होती है दीवार घड़ी, उसमें अभी भी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा जिंक कार्बन सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस मोटर के नुकसान क्या है। जो आपका हिस्टेरेसिस मोटर होती है उसके क्या नुकसान होते हैं। पहला, कम दक्षता, उच्च गति, उच्च आघूर्ण और भारी शुल्क। दूसरा है कम दक्षता, कम गति, उच्च आघूर्ण और बड़ा आकार। तीसरा आपका कम दक्षता होती है, कम शक्ति गुणांक होता है, कम आघूर्ण और बहुत छोटा आकार। चौथा है उच्च गति, उच्च आघूर्ण, भारी शुल्क और वजन बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। सभी कुछ इसका कम होगा, कम दक्षता भी होगा, कम शक्ति गुणांक भी होगा, कम आघूर्ण होगा और बहुत छोटा आकार भी होगा, ठीक है। तो बात करें जो हिस्टेरेसिस मोटर होता है यह बहुत छोटे आकार का उपलब्ध होता है, ठीक है। और इस मोटर की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी, यह भी बहुत कम होती है। जो हिस्टेरेसिस मोटर का बल आघूर्ण होता है और शक्ति गुणांक यह भी कम होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस मोटर का जो आउटपुट होता है उसी मान की एक प्रेरण मोटर के लगभग 1/4 मान के बराबर होता है, ठीक है। और इसके लाभ क्या है, एडवांटेज की बात करें तो इस मोटर में कोई यांत्रिक कंपन नहीं होता है, कोई यांत्रिक कंपन यानी वाइब्रेट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना ही रोटर होता है, ना ही दांते होते हैं और ना ही कोई वाइंडिंग होती है, ठीक है। और यह मोटर जो होती है बिना शोर की चलती है, ठीक है। यह मोटर बिना शोर की चलती है। इसका उपयोग की बात करें, यूज की बात करें तो इसका उपयोग जो होता है घड़ियों में, ध्वनि रिकॉर्डिंग में, मेनली ऑडियो जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें किया जाता है और टेली प्रिंटिंग वगैरह आदि में किया जाता है। तो ये सब दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर हिस्टेरेसिस मोटर से याद रखेंगे। हर एग्जाम में इस समझ लीजिए जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका पूछता ही है हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में, इतना यह इम्पोर्टेंट होता है, तो इसे याद जरूर रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। 82, 95, 92 और 72। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, ठीक है। जो यू से दिखाते हैं यूरेनियम, ठीक है, यू से दिखाते हैं, यह आवर्त सारणी में एक्टिनाइट सीरीज में एक सिल्वर ग्रे कलर का होता है। एक्टिनाइट, जो एक्टिनाइट सीरीज होता है उसमें 92 होता है जो सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 238.2 होता है, ठीक है। ये यूरेनियम से बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। चर, रिलक्टेंस, अस्थायी चुंबक और हाइब्रिड किसके मूल प्रकार होते हैं। प्रतिकर्षण मोटर, स्टेपर मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेपर मोटर। चर, रिलक्टेंस, अस्थायी चुंबक और हाइब्रिड जो होते हैं स्टेपर मोटर के समान होते हैं, ठीक है, प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेपर मोटर। ये सिंगल फेज मोटर होती है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्र की परिचालन लागत न्यूनतम आती है। परिचालन यानी जब कंटिन्यू चालन में होती है तो किसकी कम आती है लागत। पहला डीजल इंजन, दूसरा जल विद्युत, तीसरा तापी, चौथा नाभिकीय। तो दोस्तों सबसे कम जो है परिचालन लागत आपका जल विद्युत की आती है, क्योंकि पानी हमेशा मतलब हमारे भारत और संसार में बहुत अवेलेबल है, इसलिए इससे जो जल विद्युत होती है इससे बहुत कम जो परिचालन लागत होती है वह कम आती है। बात करें इसका इनिशियल कास्ट, जो इनिशियल कास्ट शुरुआती कास्ट बहुत ज़्यादा होता है, सभी पावर प्लांट से ज़्यादा होता है, और उतना ही रनिंग कास्ट इसका कम हो जाता है, यानी परिचालन लागत रनिंग कास्ट इसका बहुत कम होता है जल विद्युत का, तो इसको याद रखेंगे। तापी थर्मल का बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत में इसी से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, लगभग 65%, ठीक है। और डीजल से तो खर्चा लगभग करेगा, नाभ की यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी अपना खर्चा लगता है, और रेडिएशन बहुत सारे विकिरण भी निकलते हैं।
तो ये सब आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा मापा जाता है? माइक्रोमीटर, मल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो अपघट्य का जो विशिष्ट गुरुत्व है दोस्तों, यह हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है या बैटरी में जो यूज होता है, उसको विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर की सहायता से हम नापते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केबल को बिछाते समय न्यूनतम बेंडिंग त्रिज्या होनी चाहिए। जहां डी केबल का व्यास है, 18 डी, 3 डी, 12 डी, 6 डी। तो इसको याद रखेंगे, कितना होना चाहिए? 12 डी होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग मैट का उद्देश्य क्या होता है? पहला, निम्न प्रदोषी धारा पर कार्य। दूसरा, संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रदूषण प्रतिरोध को कम करना। तीसरा, एकल रॉड के साथ बनाना। चौथा, भू विभव बढ़ाना। ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना, यानी रिड्यूस द ओवरऑल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। जो अर्थिंग मैट होता है उसका यही उद्देश्य होता है, संपूर्ण ग्राउंडिंग प्रतिरोध को कम करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उपकरणों की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा किससे जोड़ा जाता है? अर्धवायर के श्रेणी क्रम में? नहीं। फेज केबल के श्रेणी क्रम में? बिल्कुल सही है। तीसरा, निष्क्रिय केबल के श्रेणी क्रम में? नहीं। चौथा, फेज केबल से समांतर में? नहीं। तो दोस्तों ऑलवेज जो फ्यूज उपकरण होता है वह फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेज केबल के श्रेणी क्रम में। ठीक है, फ्यूज जो होता है उसमें 63% अपना टिन होता है और 37% लेड मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। और फ्यूज का जो नियम होता है, धारा वहन क्षमता I बराबर KD 3/2 होता है। 3/2 को कभी कभी KD 1.5 भी लिख दिया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एकल कला यानी सिंगल फेज के संयोजित संतुलन या असंतुलन भार में विद्युत शक्ति का मापन करना ... द्वारा संभव है। 3 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर विधि, 4 वाट मीटर विधि। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 वाट मीटर की विधि द्वारा संतुलित या असंतुलित भार को विद्युत शक्ति का मापन किया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें 3 फेज में 2 वाट मीटर द्वारा बैलेंस और अनबैलेंस द्वारा जो है विद्युत शक्ति को मापा जाता है। ठीक है, 2 वाट मीटर में। और 3 जो वाट मीटर होता है उसके द्वारा केवल अनबैलेंस लोड को मापा जाता है। केवल अनबैलेंस लोड को 3 फेज जो 3 वाट मीटर होता है उसके द्वारा नापा जाता है, और 2 वाट मीटर के द्वारा बैलेंस अनबैलेंस लोड मापा जाता है। और सिंगल फेज में बात करें तो संतुलित या असंतुलित यानी बैलेंस अनबैलेंस या अनबैलेंस भार 1 वाट मीटर विधि द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बस यही तक कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम ऐसे ही यूपीपीसीएल में जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हर वीडियो में अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्किल इलेक्ट्रिकल ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।